गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमने टू लॉज के बारे में स्टडी किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। आज हम इससे आगे को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने प्रोवाइड की मैटर की जो बेसिक थ्योरी है कि आखिर जो मैटर है उसका नेचर कैसा है। डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। डाल्टन ने अपने इस थ्योरी में जो आइडिया लिया था वो लिया था मैटर को डिवाइड करने वाला आइडिया, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी, जो उस टाइम पीरियड तक केवल एक दार्शनिक विचार था, यानी कि केवल एक विचार था, उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। जॉन डाल्टन ने उसी आइडिया को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। He took the name atom as given by the Greek and said that the smallest particle of the matter are atoms. तो उन्होंने बताया, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स नाम दिया, जिन पार्टिकल्स को ग्रीक ने क्या बोला था कि वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उनकी जो थ्योरी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion। तो उनके लॉज में उनकी जो थ्योरी थी उसके अंदर दोनों लॉज को इंक्लूड किया गया था। थोड़ा यहाँ पर जॉन डाल्टन के बारे में बताया गया है। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था 1766 में। वो एक बहुत गरीब फैमिली से थे, वीवर्स उनकी फैमिली का वर्क था। ही बिगन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12, और उन्होंने 12 साल की एज में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 7 ईयर लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल, और 7 साल बाद वो प्रिंसिपल बन चुके थे। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, और इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया था, मतलब मैनचेस्टर वो पहुंच गए थे और वहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई की और पढ़ाया एक कॉलेज के अंदर। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग, और उन्होंने अपने जो लाइफ था उसका अधिकतर हिस्सा वहाँ पर पढ़ाने और रिसर्च करने में व्यतीत किया। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, और 1808 में उन्होंने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड की वो एक टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी के लिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज composed ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उनकी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कोई भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सारे के सारे किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने एटम्स बोला। ही द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी में बी स्टेट एज फॉलोज, और उनकी जो थ्योरी थी उसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। फर्स्ट बात उन्होंने जो बताई अपनी थ्योरी के अंदर वो थी ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिन्हें एटम बोला जाता है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला पार्टिकल है वो एटम है। दूसरी बात उनकी थ्योरी की, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स
एटम ऐसे पार्टिकल हैं जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरी बात उनकी थ्योरी की, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एटम की अगर हम बात करें, सॉरी एलिमेंट की अगर हम बात करें गिवन एलिमेंट की, तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे सेम होंगे उसके मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसका मतलब ये है अगर हम 1 kg ऑफ एनीथिंग एनी मेटल ले रहे हैं या एलिमेंट ले रहे हैं, अगर हम गोल्ड का 1 kg ले रहे हैं और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स की हम बात करेंगे उन पार्टिकल्स का जो मास होगा वो सेम होगा, यानी कि उनके एटम्स का मास सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। नेक्स्ट बात जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने ये बताया कि जो अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की बात करेंगे तो उनका मास और उनका केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम सॉल्ट और शुगर के एटम्स की बात करेंगे तो उनका मास और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। अगली बात उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने बताया एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। उन्होंने ये बताया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं एक रेशियो में, स्मॉल होल नंबर में, जिससे वो क्या बनते हैं, आपस में मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगली बात उनकी थ्योरी की थी, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी दिए गए कंपाउंड के अंदर जो रिलेटिव नंबर ऑफ और काइंड है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने टाइप के एटम्स हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहा है। तो इसके अंदर जो वाटर और हाइड्रोजन का कंपोजिशन है, काइंड है या फिर रिलेटिव नंबर है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यू विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। इसके जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहाँ पर आप पढ़ोगे कि एटम भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन एटम। एटम आखिर है क्या। यू हैव एवर ऑब्जर्व अ मेसन बिल्डिंग वॉल। आपने देखा होगा किसी इमारत की जो बिल्डिंग होती है वो कैसे बनती है, उसकी वॉल को बनते हुए देखा होगा। फ्रॉम दीज वॉल अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स। तो उस दीवार से क्या बनता है, 2-3 दीवारें बनती हैं, उसके बाद एक रूम का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही बहुत सारे रूम के कलेक्शन से क्या होता है, एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग के जो ह्यूज बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो चुका है, आप बड़ी सी इमारत का जो निर्माण हो चुका है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। इट इज़ द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। ऐसे ही अगर हम एक चींटी के एंट हिल की बात करें जहाँ पर वो रहती है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या होगा, वो सैंड का एक छोटा सा ग्रेन। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर आर एटम। तो ऐसे ही किसी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो आपस में मिल कर के पूरे मैटर को बनाने का काम करेगा, वो क्या कहलाता है, वो एटम कहलाता है। हाउ बिग आर एटम्स। तो एटम का आखिर साइज कितना होता है। एटम आर वेरी स्मॉल। एटम बहुत छोटे होते हैं। दे आर सिमिलर देन एनीथिंग दैट कैन बी दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। तो उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम जो इमेजिन करें किसी भी चीज़ को, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर हम इमेजिन करें उससे भी कई छोटा होता है। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन
stick would make a layer of barley as thick as the sheet of paper। अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनेगा, एक पतली शीट ऑफ पेपर बनेगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसी भी एटम की जो रेडियस है उसको मापा जाता है नैनोमीटर में, और नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर, यानी कि इतना छोटा उसका साइज होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में 10 को अगर हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 10 करके, तो उतना छोटा उसका साइज होता है। यहाँ पर आपको रिलेटिव साइज दिए गए हैं, रेडिया इन मीटर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। 10⁻⁻10 मीटर अगर हम देखें रेडियस, तो इसकी होती है हाइड्रोजन की। 10⁹ होती है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 10⁻8 मीटर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड। 10⁻⁻3 एंट। एंड 10⁻⁻1 एप्पल। तो आप सोच सकते हैं एप्पल का साइज जब 10⁻⁻1 मीटर है, और एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर है। कितना छोटा साइज हो सकता है। We might think that if atom are so insufficient in size, why should we care about them? हमें ये बात सोचनी चाहिए कि अगर एटम्स का साइज इतना छोटा है, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं खाली, तो हमें उनके बारे में इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है। दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम। इसलिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जितना भी वर्ल्ड है, इंटायर वर्ल्ड, हमारे इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस चीज़ से मिल कर के बनी हैं, वो सब एटम से मिल कर के बनी हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर। लेकिन वे हमेशा हमारे चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। और जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं वहाँ पर एटम्स क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। अब हम मॉडर्न टेक्निक के द्वारा उस एटम के सरफेस को देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।